हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो आज जो हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस देखने वाले हैं दैट इज़ फॉर 21 अप्रैल 2021 एंड लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट। ये मेरा चैनल है दैट इज़ एक्सेल लर्निंग हैशटैग प्रिया तिवारी। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन यू ऑल नो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें ब्रिटेन आपका बाहर, ब्रेक्जिट डील, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। आई नो नाउ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज द थर्ड ऑफ द 7 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज लिस्टेड इन द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर आप काउंसिल की बात करते हैं यानी यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, उसकी जो काउंसिल है वो उन 7 इंस्टीट्यूशंस में से आता है जिसको यूरोपियन यूनियन ने क्या किया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है अपने ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन के रूप में। नाउ इट इज़ वन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड टुगेदर विद द यूरोपियन पार्लियामेंट सर्व टू अमेंड एंड इम्प्रूव द प्रपोजल ऑफ यूरोपियन कमीशन विच होल्ड्स लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव। अगर आप देखेंगे तो आपकी 3 लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है। किसकी? यूरोपियन यूनियन की 3 लेजिस्लेटिव बॉडीज़ मिलती हैं, जिसमें से एक आपकी यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिल जाएगी। ये बाकी दोनों बॉडीज़ के साथ में मिलके किसी भी तरीके का प्रपोजल जो आपकी यूरोपियन कमीशन क्या करती है, प्रपोज करती है, उसके और पार्लियामेंट के साथ में लेके डिसाइड करते हैं। यानी लेजिस्लेटिव अगर कोई भी काम करना है तो वो तीनों आपस में मिलके डिसाइड कर लेंगे। नाउ कब फाउंड किया गया था? 1 जुलाई 1967 को उसको फाउंड अप किया गया था। प्राइमरी पर्पस क्या था काउंसिल का? इज टू एक्ट एज वन ऑफ द 2 वेटोइंग बॉडीज ऑफ EU लेजिस्लेटिव ब्रांच, द अदर बीइंग द यूरोपियन पार्लियामेंट। अब आपको वीटो पावर पता होता है, ठीक है, जिसके पास वीटो पावर होता है मतलब मंजूरी तब तो होती है, तब तो सबकी मंजूरी पानी जाती है, लेकिन अगर किसी एक मेंबर जिसके पास वीटो पावर है उसने मना कर दिया तो वो चीज़ है ना, उसके नो बोलने की पावर बहुत ज़्यादा फर्म होती है। इन्होंने मना कर दिया तो वो चीज़ नहीं होगी। तो सिर्फ ये काम क्या था कि आपकी जो 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज़ बनानी थी जिनके पास वीटो पावर हो, तो एक पार्लियामेंट के पास में और एक काउंसिल जो है, दोनों के पास में वीटो पावर दे दी गई है। Together they serve to amend, approve or disapprove the proposals of European Commission। अब इनका प्रेजेंट में काम किया है कि अगर यूरोपियन कमीशन ने कोई भी प्रपोजल किया है, कोई भी चीज़ प्रपोज की है, उसको अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना, अमेंड करना या लॉ बनाना, ये किसका काम है? आपके यूरोपियन यूनियन काउंसिल एंड आपकी यूरोप पार्लियामेंट का काम है। नाउ जॉइंटली विद द पार्लियामेंट द काउंसिल होल्ड द बजटरी पावर ऑफ द यूनियन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर को हटा दें तो पार्लियामेंट के साथ में मिलकर आपकी काउंसिल आपके यूनियन का बजटरी पावर भी होल्ड करती है। तो दिस इज रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। न्यूज़ में था इसीलिए आपको जानना जरूरी था क्या काम करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ से आपके लिए होमवर्क है, आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में देखना है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है, कैसे बना, कब बना, ये चीज़ें आपको देखनी है। थोड़ा सा ब्रेक्जिट के बारे में, ठीक है, ब्रेक्जिट क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो कि ये है क्या। नाउ इसरो टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ IITD। अब बेसिक बात करते हैं कि IIT दिल्ली के प्रोजेक्ट्स को कौन सपोर्ट करने वाला है? इसरो। तो यू नो द होमवर्क। पहला तो आपके लिए इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये 8 ज्वाइंट जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी सेल के द्वारा मूव किए जा रहे हैं। IIT दिल्ली उनको क्या करने वाला है? सपोर्ट करने वाला है। और किसके तहत? इसरो का एक प्रोग्राम है दैट इज रिस्पॉन्ड प्रोग्राम, उसी के अंडर में इसरो क्या करेगा? इनको सपोर्ट करेगा। दिस मूव वुड स्ट्रेंथन द रिसर्च कोलैबोरेशन विद द 2 ऑर्गेनाइजेशंस टू कैरी आउट फोकस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द स्पेस टेक्नोलॉजी डोमेन विद स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स। अगर आप देखेंगे ये जो आपका मूव है ये क्या करेगा? रिसर्च, यानी अगर कोई नई चीज़ इनोवेट होकर आ रही है, कुछ रिसर्च होकर आ रही है, तो उसको साथ में मिलकर कोलैबोरेट करके स्ट्रेंथन करना 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ताकि आप जो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उसको थोड़ा सा और फोकस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी के डोमेन में थोड़ा नया पार्ट लेके आ सकें। नाउ सम ऑफ द NVCS प्रोजेक्ट्स इंक्लूड डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर ड्रॉट एंड फ्लड फोरकास्टिंग। अब ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च की बात करी जा रही है, उसमें से एक आपके नेचुरल बेसिकली फिनोमिना को भी डिनोट करेगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ड्रॉट एंड फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, यानी अगर कहीं पर बाढ़ आने वाली है, कहीं पर सूखा आने वाला है मीन्स उसका प्रोडक्शन करना, ठीक, कंडीशंस को देखते हुए, मॉनिटर करते हुए उसको पहले से ही पता लगाना, ताकि आप लैंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्शंस को रीड कर सकें। इन सारी चीज़ों के लिए आपके प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो और इसीलिए इसरो क्या करने वाला है? IIT दिल्ली को सपोर्ट करने वाला है।
नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं, अब मोदी जी भी बेचारे डरने लग गए थोड़ा सा कोविड-19 से, है ना। बेसिकली आई एम नॉट बीइंग अगेंस्ट हिम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ ना, तो ऐसा ना हो मेरे पर कंटेम्प्ट का चार्ज लग जाए। लेट्स स्टार्ट। पीएम कैंसल्स यूरोप ट्रिप अमित सर्ज, है ना। हर कोई डरा हुआ है एक्चुअल में, कंडीशंस ऐसी हो गई हैं, वायरस का थर्ड म्यूटेंट आ चुका है अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। थर्ड म्यूटेंट मीन्स एक बार कोई रूप बदल के आया, फिर दूसरी बार मूवीज़ में कभी कभार आपने देखा होगा एक हीरो होता है, पहले वो बहुत कमज़ोर टाइप में होता है, ठीक है, बहुत वीक ऐसा होता है, फिर वो मार खा लेता है तो उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, फिर वो जाता है बहुत सारा जिम वगैरह करता है, फिर वो बहुत हीरो बन के आता है, ठीक। सो ये जो हमारा वायरस था ये पहले वो वीक हीरो की तरह था, ये बहुत मार वार थोड़ा सा खाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, एडवांस होके आया था। एडवांस होके आया जो अभी आप कोविड सर्ज देख रहे हैं वो उसका पहला म्यूटेंट, सेकेंड म्यूटेंट आप देख सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो फिर से वो म्यूटेट होके आया, फिर से अपनी पावर्स को और बढ़ा के वो लेके आया है, जिसको हम लोग इसका थर्ड म्यूटेंट कह रहे हैं। नाउ इन द लाइट ऑफ अब क्या है, कोविड-19 के केसेस इंडिया में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अभी यूरोप की ट्रिप पे जाना था, बट क्योंकि इतने सारे बेसिक अगर आप देखेंगे तो आपके केसेस बढ़ चुके हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनकी जो ट्रिप थी वो ट्रिप क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। एंड ये जो ट्रिप थी प्लान, इसमें इंडिया एंड यूरोप की समिट होने वाली थी, कहाँ पर, पोर्टो पोर्टुगाल में। इंडिया यूरोपियन यूनियन की लीडर्स की मीटिंग की बात करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन +27 के फॉर्मेट पे होने वाली थी। पहली बार इस तरीके की मीटिंग प्लान की गई थी और होने वाली थी, जिसमें अगर आप दोनों साइड की बात करते हैं कि जो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उन दोनों बातों को लेके डिस्कशन होने वाला था। बिकॉज ये मीटिंग ऐसी ही कैंसिल हो गई है तो लेट्स सी आगे क्या होता है। द फाइनलाइजेशन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बायलैटरल ट्रेड, है ना, कि आप हमारे यहाँ आके सामान बेच सकते हैं, हम आपके यहाँ जाके सामान बेच सकते हैं, तो ये बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की इस पे बातचीत होने वाली थी। देन इंडो पैसिफिक, आपको पता है मैंने कल भी बताया था कि इंडिया और पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ का आ रहा है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी का थ्रेट हो गया है। सो उस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में कॉपरेशन की बात को एग्री करना था। कॉपरेशन की बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन पे, ठीक, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल ट्रेड के लिए, साथ ही साथ मल्टीलेटरल जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको डिफेंड करने के लिए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स थे जो वहाँ पर डिस्कस होने वाले थे, बट ड्यू टू द कोविड अब मीटिंग क्या हो गई, अब जो ट्रिप थी मोदी जी की वो कैंसिल हो गई। नाउ रशिया टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रशिया क्या करने वाला है, अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा 2025 में। नाउ रशिया स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन ऑर्बिटल स्टेशन इन 2025। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है वो क्या प्लान कर रही है कि खुद का ऑर्बिटल स्टेशन वो 2025 तक क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। बैकग्राउंड क्या है, रशिया इज कंसिडरिंग विद्रोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम टू गो इट अलोन। अब पर्टिकुलर रशिया क्या कंसिडर कर रहा है कि जो भी आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम है वहाँ पर वो अकेले जाएंगे, मतलब जो भी सारी डेवलपमेंट्स होंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सारा रशिया के लिए करने वाला है ना। रशिया लॉस्ट इट्स मोनोपोली फॉर मैन्ड फ्लाइट्स टू द आईएसएस लास्ट ईयर आफ्टर द यूएस सक्सेसफुल मिशन ऑफ यूएस कंपनी स्पेसएक्स। अभी तक अगर आप देखेंगे मोनोपोली ब्रिटिश के टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, एकाधिकार पढ़ा था, रिमेंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया था, तो वो एकाधिकार किसके पास था अगर आप देखेंगे, आपकी रशिया के पास में था, कि अगर किसी मैन्ड फ्लाइट को आपको आईएसएस लेके आ जाना है तो वो सिर्फ रशिया लेके जा सकता था। बट पिछले साल यूएस कंपनी थी, स्पेसएक्स के द्वारा ये सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट कर लिया गया एंड यूएस भी इस रेस में आ गया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आईएसएस की बात करते हैं, व्हाट इज दिस, है ना, किसके बारे में बात हो रही है। 1998 में लॉन्च किया गया था, इसमें रशिया, यूएस, कनाडा, जापान एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व थे। आईएसएस बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का, मतलब इतनी सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज, इतनी सारी सुपर पावर्स एक साथ आई थी एंड उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट, बेसिकली अगर आप देखेंगे जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया था, एक मिशन लॉन्च किया था। आईएसएस की बात करते हैं, ये मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो हैबिटेबल है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है एंड यहाँ पर लोग रहते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये एक हैबिटेबल सैटेलाइट आपको देखने को मिल रही है। आईएसएस सर्व्स एज माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी इन विच साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स। अब आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, स्पेस स्टेशन में बहुत सारी सब्जियां उगा रहे हैं, तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, यू ऑल नो, ठीक। सो वहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन में किस तरीके से क्या अलग अलग जो डेवलपमेंट्स होते हैं, अलग अलग रिसर्च होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोबायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिक्स हो, बाकी फील्ड्स की चीज़ें वहाँ पर क्या करी जाती है, लेबोरेटरी में
रिसर्च करी जाती है। आईएसएस की बात करते हैं तो वो अर्थ का सर्कल लगाता है रफली 93 मिनट्स में, और पर डे वो 15.5 ऑर्बिट्स को कंप्लीट करता है। तो उसका रिवोल्यूशन जो है पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा है। आईएसएस 9 स्पेस स्टेशन है जो आपके क्रूज के द्वारा इनहेबिट किया जा रहा है, फॉलोइंग द सोवियत एंड लेटर रशियन साइलेंट अल्माज मिर स्टेशन एज वेल एज स्काईलैब फ्रॉम द यूएस। ये 9 स्पेस स्टेशन है। इसके पहले अगर आप देखेंगे सोवियत का, फिर रशियन का साइलेंट अल्माज मिर स्टेशन एंड स्काईलैब जो यूएस का है, वहाँ पर भी आपके इनहैबिटेड क्रूज देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में, रशिया के स्पेस स्टेशन के बारे में जो क्या कर रहा है 2025 तक खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की सोच रहा है। नाउ ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशंस कैंपेन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाँ नाउ अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस स्टेशन की बात हो रही है तो आपको सारे स्पेस स्टेशन बताने हैं, ठीक है, कि सबसे पहला स्पेस स्टेशन कौन सा था, ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ, एंड अभी कौन सा स्पेस स्टेशन है जो फंक्शनिंग है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। यू हैव टू टेल मी दैट, यू हैव टू रिवाइज इट, क्योंकि अगेन आई वुड से यू हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी करंट से ही आती हैं। दिस इज अ साइंस पोर्शन विच अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए साइंस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से 8 क्वेश्चन आपको करंट से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम पर्टिकुलर पार्ट आपका स्टैटिक्स है, ठीक है। तो 20% क्वेश्चन आर फ्रॉम स्टैटिक एंड मोस्ट प्रोबेबली साइंस के आपके करंट से मिल जाएंगे ना। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन कैंपेन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो सब एक साथ काम करने वाले हैं एक अभियान को लॉन्च करने के लिए, जिसमें आप दुनिया भर के जितने भी यूथ लोग हैं, यानी आप जैसे जितने भी लोग हैं, सबको इंक्लूड किया जाएगा, उनकी लाइफ को बिल्ड किया जाएगा। यानी नोवल कोरोना वायरस की वजह से उनकी लाइफ बिल्डिंग में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको टैकल किया जाएगा। नाउ ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन कैंपेन की बात करते हैं तो 19 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। फंड यूथ कम्युनिटीज़ की बात करते हैं जो भी आपके पैंडेमिक से अफेक्ट हुई हैं, उनके लिए पर्टिकुलर कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आना ताकि उनकी लाइफ को रीबिल्ड किया जा सके। जो भी बेसिक एक तरीके से आपको हार्म हुआ है कोविड-19 के आने की वजह से, उन सबको मेंड करने के लिए ये जो आपका प्रोग्राम है इसको लाया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं। इनिशियल लगभग अगर आप देखेंगे 1500 करोड़ का बेसिक जो पैसा होगा वो आपका 4 टायर में अवेल करा दिया जाएगा, ठीक। एक एस्केलेटर प्रोग्राम होगा, विल स्केल एंड रेप्लिकेट द मोस्ट प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन विद फर्दर फंडिंग लाइंड अप ओवर द कमिंग मंथ्स। तो अब क्या किया जाएगा, आपका एक एक्सीलेटर प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जैसे जैसे लोगों की हेल्प होती चली जाएगी वैसे वैसे फंड रेज अप होता चला जाएगा कुछ महीनों में, एंड उसके बाद जो भी सॉल्यूशन है वो निकलते चले जाएंगे। इसको दुनिया की अगर आप देखेंगे तो 6 यूथ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही हैं, जैसे वर्ल्ड अलायंस ऑफ यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिश्चियन सोसाइटीज, ठीक, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली किस चीज़ में, पैंडेमिक की वजह से जितने भी यूथ अफेक्ट हुए हैं उनके लिए। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज बोआओ फोरम। व्हाट इज बोआओ फोरम? सो द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2020 वर्ल्ड हेल्थ इन बोआओ, साउथ चाइना, हेनान प्रोविंस, है ना। तो दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, यानी साउथ चाइना की बात करते हैं तो वहाँ का जो हेनान प्रोविंस है वहाँ पर एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है, उसका नाम रखा गया है बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस। नाउ इस ईयर की कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो लगभग 2600 गेस्ट इसको अलग अलग कंट्रीज यानी 60 कंट्रीज से अटेंड करने वाले हैं। थीम क्या है? अ वर्ल्ड एंड चेन जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन, ठीक है। तो चाइना अपनी ही बात करेंगे कहीं पर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बहुत पहले से चला आ रहा है, आपको पता है। वो ग्वादार पोर्ट को बात करिए, जिनजियांग प्रोविंस से कवर करने के लिए पीओके के थ्रू रोड का आपका होके जा रहा था, प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो इंडिया नाराज था काफ़ी। तो बहुत रोबस्ट तरीके से जो चाइना है अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो ये इस बार की थीम है वर्ल्ड एंड चेन जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन। नाउ इवेंट की बात करते हैं तो बीएफए रिलीज्ड एनुअल रिपोर्ट। अब आपके बोआ फोरम फॉर एशिया ने क्या किया है, एनुअल रिपोर्ट को रिलीज किया है जो एशियन इकोनॉमी को दिखाती है। यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग खरीद करने की जो पावर है उसकी पैरिटी की बात करते हैं, कितनी समानता है लोगों में। तो एशिया का जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमिक एग्रीगेट में 2020 में वो लगभग 47.3% आपको देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 0.9% ज़्यादा हो चुका है। एंड ये एशिया का इंक्रीजिंग रोल बता रहा है, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें एशिया का रोल कितना बढ़ता चला जा रहा है उसको शो करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे अगर यहाँ पर देखेंगे तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एशियन इकोनॉमीज इज एक्सीलरेटिंग, चाहे जितनी भी एशिया की इकोनॉमीज है अलग अलग वो साथ में इंटीग्रेट होकर एक्सीलरेट कर रही हैं। फरवरी 2020 तक देयर हैव बीन 186 रीजनल ट्रेड
एग्रीमेंट्स इन फोर्स इनसाइड एंड आउटसाइड एशिया। अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें 54.9% एशिया ही अकाउंट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप देखेंगे फरवरी 2021 तक 186 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं एशिया के अंदर एंड बाहर। नाउ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। इंडिया, अगर आपको पता हो, 2019 में इससे बाहर हो गया था, देन डिमांड्स आ रही थी इंडिया को इसमें इंक्लूड करने के लिए। ठीक, नवंबर 2020 में हैज़ बीन इंजेक्टिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इनटू रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज एक्सपेक्टेड टू गिव रिन्यूड इम्प्यूटस टू फर्दर एक्सेलरेट द नेगोशिएशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन एशिया। अगर आप देखेंगे तो नवंबर 2020 में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेके आ रहा है आपकी रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, विच इज़ एक्सपेक्टेड, जो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक रिन्यूड इम्पोर्टस देगा आपके जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको और बढ़ाने के लिए ना। आपके जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं उसको बूस्ट करने के लिए आप हेल्प करेंगे ना। बोआओ फोरम की बात करते हैं, ये 2001 में इनिशिएट किया गया था 25 एशियन कंट्रीज़ के द्वारा एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, एंड इसके बाद इसका नंबर 28 हो गया था 2006 में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हाई एंड प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल, बिजनेस, एकेडमिक लीडर्स के लिए एशिया एंड द वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्ट पे देखने को मिल जाएगा, एनुअली डावोस स्विट्जरलैंड में जो हेल्ड होता है उसी के पार्ट पे देखने को मिलता है आपको। ये फोरम कमिटेड है ताकि आप रीजनल इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है उसको पर्टिकुलर प्रमोट कर सके, एशियन कंट्रीज के बीच में जो डेवलपमेंट गोल्स है उसको और ज़्यादा बेसिकली फुलफिलमेंट में हेल्प कर सके। नाउ ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेके आता है ताकि जो भी आपका रीजन है एशिया रीजन, वहाँ पर कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट कर सकें, कॉमन डेवलपमेंट की तरफ काम कर सकें एंड एशिया को प्रॉस्पेरस बना सकें ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंपैरिजन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रैवल बबल की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अभी आपने देखा है, ठीक है, भूलिए मत, यहाँ पर आपने देखा है RCEP न्यूज़ में था, तो आपको इंडिया का स्टेटस बता रहा है। इंडिया ने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, क्या रीजन से उसे, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, दिस कैन बी आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो RCEP है क्या, कब बना, कैसे बना, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, बट इंडिया ने छोड़ा, क्यों छोड़ा, और क्या इंडिया ने वापस ज्वाइन किया, अगर वापस ज्वाइन किया है तो रीजंस क्या है। ठीक है, यू हैव टू बेसिकली टेल मी ऑल दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज travel bubble. Now Sri Lanka has decided to postpone launching the proposed travel bubble with India in the wake of recent surge in COVID-19 cases. अब श्रीलंका ने क्या डिसाइड किया था कि इंडिया के साथ में वो ट्रैवल बबल डेवलप करेंगे। ठीक है, ये कोविड-19 के टाइम पे आपको टर्म देखने को मिला होगा ट्रैवल बबल। ये होता क्या है, इसमें कंट्रीज को रिकनेक्ट किया जाता है, आइदर द कंट्रीज और द स्टेट जहाँ पर आपको गुड लेवल ऑफ सक्सेस देखने को मिल रहा था, यानी कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पर आपने कोविड-19 के वायरस को कंट्रोल कर लिया था, उनके केसेस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे, उस केस की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर ये आपका ट्रैवल बबल बनाया जा रहा था। मान लीजिए इंडिया में केसेस कम हो गए श्रीलंका में, तो श्रीलंका ने कहा भाई हम दुनिया में कहीं पर अपना प्लेन नहीं भेजेंगे, कहीं पर ट्रैवल जो भी आपके लोग हैं वो आएंगे जाएंगे नहीं, सिर्फ इंडिया के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केसेस कम हो गए, श्रीलंका में भी केसेस कम है, तो फ्लाइट श्रीलंका से इंडिया जाएंगी, इंडिया से श्रीलंका, तो हमने ट्रैवल बबल बना लिया। नाउ सच अ बबल वुड अलाउ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू rekindle ट्रेड टाइज विद ईच अदर एंड किक स्टार्ट सेक्टर्स। अब क्योंकि यहाँ पर आपको कोविड कम देखने को मिल रहा है तो वो लोग आपस में ट्रेड, टूरिज्म, सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, बट श्रीलंका ने मना कर दिया। श्रीलंका ने कहा नहीं, क्योंकि इंडिया में केसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए हम ट्रैवल बबल अब इंडिया के साथ क्रिएट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, पोटेंशियल ट्रैवल बबल्स की बात करते हैं अमंग बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वुड अकाउंट फॉर अबाउट 35% ऑफ द ग्लोबल GDP। ठीक है, ये वर्ल्ड की अगर GDP की बात करते हैं लगभग 35% अकाउंट करते हैं। सच अरेंजमेंट्स आर स्पेशली बीइंग फेवर्ड बाय स्मॉलर कंट्रीज हु लाइकली टू बेनिफिट आफ्टर बीइंग एबल टू ट्रेड अगेन विद लार्ज इम्पोर्टेंस। ये ज़्यादातर जो अरेंजमेंट है छोटी कंट्रीज़ के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अगर वो इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे तो वो फिर से कोप अप कर पाएंगे। ठीक है, जो भी उनको लॉस हो रहा था वो फिर से बेनिफिट हो जाएंगे बड़ी कंट्रीज़ के साथ में इस तरीके का ट्रेवल अरेंजमेंट करके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, US करेंसी वॉच लिस्ट एंड इंट्रूजन इनटू पॉलिसी ऑफिशियल। नाउ US का जो करेंसी वॉच लिस्ट है इंडिया को डाला गया है, पता है आपको, वो पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक इंट्रूजन है पॉलिसी में, ये ऑफिशियल ने कहा है। नाउ इंडियन कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान, कौन है, इंडिया के कॉमर्स सेक्रेटरी है अनूप वाधवान, हैज क्वेश्चन द रैशनल बिहाइंड द US गवर्नमेंट डिसीजन टू पुट इंडिया ऑन द वॉच लिस्ट फॉर करंटली करेंसी मैनिपुलेटर्स। उन्होंने पर्टिकुलर आपकी US की गवर्नमेंट का जो एक स्टैंड है, क्या स्टैंड है कि उन्होंने जितने भी इंडिया के एक तरीके से इंडिया की बात करते हैं तो उनके करेंसी मैनिपुलेटर्स की लिस्ट में डाल दिया है, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं है। बिसाइड द लेस ऑल्सो कंट्रीब्यूटर्स एन इंट्रूजन इनटू द पॉलिसी स्पेस नीडेड बाय सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड टू मीट देयर मैंडेट। इसकी बात करते हैं तो लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो जो कंस्टिट्यूट की गई थी उसमें इंट्रूजन देखने को मिल रहा था कि जो पॉलिसी स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा,
जो अपना मैंडेट कवर कर सके उसको भी इंक्लूड किया गया था ना। इशू एक्चुअल में क्या है, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली रिटेन इंडिया ऑन वॉच लिस्ट फॉर करेंसी मैनिपुलेटर्स सबमिटेड टू यूएस कांग्रेस साइटिंग हायर डॉलर परचेज क्लोज टू 5% ऑफ द ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोजेक्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया को अभी भी पहले डाला गया था, फिर से इंडिया को करेंट जो वॉच लिस्ट है उसमें रखा गया है। एंड क्या कहा जा रहा है कि जो भी यूएस की कांग्रेस है उनके पास उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उनमें ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने बहुत सारे अमाउंट में आपके डॉलर परचेज करी है एंड जिससे क्या हो रहा है, आपका करेंसी में मैनिपुलेशन हो रहा है। अनदर ट्रिगर फॉर द इंक्लूजन ऑफ द करेंसी वॉच लिस्ट इज ट्रेड सरप्लस ऑफ 20 बिलियन और मोर। दूसरा रीजन क्या है कि ट्रेड सरप्लस देखने को मिल रहा है लगभग 20 बिलियन डॉलर का या उससे ज्यादा का। इट इज मैंडेट ऑफ द सेंट्रल बैंक टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द करेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेंट्रल बैंक्स बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी। अब मेनली किसी भी अगर कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ के सेंट्रल बैंक का ये काम होता है कि उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, किसमें, करेंसी में, जो मुद्रा होती है। एंड इसीलिए सेंट्रल बैंक आपका फॉरेन करेंसी को खरीदता भी है और बेचता भी है। अब करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट डिफाइंस करेंसी मैनिपुलेशन एज व्हेन कंट्रीज डिलिबरेटली इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट बिटवीन देयर करेंसी एंड द यूएस डॉलर टू गेन अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल मार्केट। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उनके अकॉर्डिंग करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, ये वो चीज होती है जब कंट्री आपके डेलिबरेटली इन्फ्लुएंस करती है एक्सचेंज। यानी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो जानबूझ के इस तरीके का एक्सचेंज कर रहा है यूएस डॉलर के साथ में ताकि इंटरनेशनल पार्ट में वो इंडिया की करेंसी, इंडिया के रुपए को ज़्यादा मजबूत दिखा सके। ऐसा किसका कहना है, आपके यूएस का कहना है। एंड इसीलिए उन्होंने इंडिया को उठा के आपकी वॉच लिस्ट में डाल दिया था करेंसी मैनिपुलेटर के। इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं हमारी इंडिया के कॉमर्स सेक्रेटरी जिनका नाम क्या है, अनूप वाधवान। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। नाउ यूएस डिनाइज वैक्सीन इनपुट बैन। नाउ कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैड अपील टू द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टू लिफ्ट द एम्बार्गो ऑन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट टू असिस्ट द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कोविशील्ड के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, इंडिया की बात है, आपको पता है कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों यही मैन्युफैक्चर हो रही थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में आपको मुझे बताना है क्या है, कैसे है, कब फॉर्म हुआ, क्या काम कर रहा है। इन्होंने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की अपील किया है कि जो भी आपने एम्बार्गो लगा रखा है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर, उसको कृपया करके हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप हटाएंगे तभी हमारे पास कच्चा माल आ पाएगा और कच्चा माल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, तभी हम कोविड-19 के वैक्सीन को बना पाएंगे। नाउ एमरजेंसी लेजिस्लेशन की देखते हैं। यूएस इज अ मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। अगर आप वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूएस आपका बहुत ही मेजर सोर्स फॉर्म कर रहा है रॉ मटेरियल का। यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट की बात करते हैं, एक इमरजेंसी लॉ है जो रिक्वायर क्या करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को टू प्रायोरिटाइज फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज ऑर्डर्स हैज रिजल्टेड इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाइटल रॉ मटेरियल्स इन द ओपन मार्केट। अब यूएस का डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट आया है, एक इमरजेंसी लॉ है जिससे क्या होता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रायोरिटाइज किया जाता है ना। इंडिया जैसे कर रहा है आत्मनिर्भर भारत, सेम वही आत्मनिर्भर भारत उनका वहाँ पर चल रहा है। तो वहाँ पर अपने जितने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पहले वो सप्लाई आपकी प्रोवाइड करेंगे। किसकी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, आप अगर देख सकते हैं तो आपकी जितने भी रॉ मटेरियल्स है, क्योंकि सप्लाई उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को हो जाएगी तो ओपन मार्केट में आपका रॉ मटेरियल कम होगा, इंडियंस को रॉ मटेरियल कम मिल रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कम मिल रहा है और इसीलिए कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। नाउ द एक्ट इज एम टू एक्सपैंड डोमेस्टिक वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रायोरिटाइज क्विक वैक्सीनेशन ऑफ अमेरिकन। एक्ट की बात करते हैं तो वो मेन काम क्या करने वाला है, जो भी आपका डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है उसको बेसिक प्रायोरिटाइज करेंगे ताकि आप अमेरिकन का क्विक वैक्सीनेशन कर सके। नेक्स्ट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिनाइड एनी आउटराइट बैन्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन रॉ मटेरियल्स। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, सिंपली जो आउटराइट बैन्स है उसको डिनाई कर दिया है किसी भी तरीके के वैक्सीन रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर। अटेम्प्ट्स क्या है, क्या चीज़ करी जा रही है ताकि आप इनको सॉल्व कर सके। इंडिया हैज एक्सप्रेस स्पेसिफिक कंसर्न्स रेज्ड बाय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एंड द यूएस ऑफिशियल्स हैज सेड दैट दे विल पॉजिटिवली कंसिडर द कंसर्न्स। अब बेसिक अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया है उन्होंने एक्सप्रेस किया है स्पेसिफिक कंसर्न जो आपके वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने दिखाया कि रॉ मटेरियल कम मिल रहा है, ये यूएस ऑफिशियल को बताया, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको पॉजिटिव तरीके से कंसिडर करेंगे ना। आप कितना कंसिडर करते हैं कितना नहीं करते हैं लेट्स सी, बट इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्ल्ड नोज दिस की बहुत वर्स्ट कंडीशन होगी, शायद सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री अभी इंडिया ही है। इंडिया एंड द यूएस हैव अलूडेड टू कोऑपरेशन कोविड-19 और हेल्थ ड्यूरिंग द रिसेंट फोन कॉल बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ टू कंट्री। और अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उन्होंने भी आपस में बातचीत करी, उन्होंने
कहा है ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को हेल्प करेंगे इस पार्ट पे. सो दिस इज रिगार्डिंग कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गाइडलाइंस ऑन रिमूविंग ऑफेंडिंग कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट. दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है किस चीज़ के लिए, कि इंटरनेट पर जो भी आपको ऑफेंडिंग कंटेंट मिलता है उसको आपको रिमूव करना है, हटाना है. ऑब्जर्विंग दैट द इंटरनेट नेवर स्लीप्स एंड द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, द दिल्ली हाई कोर्ट had issued a slew of directions to deal with the complications in removing offending content such as photograph videos from pornographic websites. अब आपका इंटरनेट ना तो कभी सोता है ना ही कभी आप अगर देखेंगे तो ये फॉरगेट करता है. तो इसी चीज़ को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस दिए हैं ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से डील कर सकें कि अगर आपको कुछ हटाना है, ठीक है, कुछ भी पार्ट अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं फोटोग्राफ को हटाने में, वीडियोस को हटाने पे, जो पोर्नोग्राफी साइट पे मिल रहा है, उसके लिए क्या काम करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं. केस क्या है, द केस स्टेम्स फ्रॉम पिटिशन बाय वुमन हु क्लेम दैट हर फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस तो नॉट इन देमसेल्व्स ऑब्सीन और ऑफेंसिव वर टेकन ऑफ हर फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट्स विदाउट हर कंसेंट एंड वर अपलोडेड ऑन अ पोर्नोग्राफी वेबसाइट विद डेरोगेटरी कैप्शंस एडेड टू इट. अब बेसिकली केस स्टार्ट क्यों हुआ है, एक वुमन ने पटिशन डाला है कि उनकी फोटोग्राफ, उनकी इमेज फेसबुक से ली गई है, इंस्टाग्राम से लेके पोर्नोग्राफी साइट पर डाल दी गई है एंड उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी कैप्शन ऐड कर दिए गए. नाउ डायरेक्शन क्या है, अ कोर्ट व्हेन अप्रोच्ड विद सच अ ग्रीवांस शुड इशू अ डायरेक्शन टू द वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन विच द ऑफेंडिंग कंटेंट इज होस्टेड टू रिमूव सच कंटेंट फॉरवर्ड एंड इन एनी इवेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर. अब कोर्ट ने पर्टिकुलर क्या अप्रोच किया है कि अगर कोर्ट के पास कोई भी इस तरीके की ग्रीवांस आती है तो कोर्ट को उस होस्ट साइट को ये ऑर्डर देना पड़ता है जहाँ पर ये ऑब्सीन कंटेंट आपको मिलेगा, ताकि 24 घंटे के अंदर, ऑर्डर मिलने के 24 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा ये जो कंटेंट है उसको रिमूव कर दें. अ डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी इशू टू द वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन विच द ऑफेंडिंग कंटेंट इज होस्टेड टू प्रिजर्व ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द ऑफेंडिंग कंटेंट एट लीज फॉर पीरियड ऑफ 180 days फॉर यूज इन एन इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्शन एक और इशू किया जाता है आपके वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, जिस पे वो ऑफेंडिंग कंटेंट होल्ड किया जा रहा था कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या रिकॉर्ड्स है उसको आप प्रिजर्व करके रखें कम से कम 1 से 80 डेज के लिए. किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाए. नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाई ह्यूमन सेल्स ग्रोन इन मंकी एम्ब्रियोज स्पार्कल्ड एथिक्स डिबेट. अब अगर ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं, जो भी मंकीज़ के वो एम्ब्रियोज पे ग्रो किए जा रहे हैं उस पर एथिक डिबेट आ रहा है, क्यों, ठीक है. सो एथिक्स पार्ट के लिए सी यू आर हैविंग अ सुपर टॉपिक, यू आर हैविंग अ सुपर कंटेंट हियर, है ना, जो मिलता नहीं है जल्दी से. नाउ रिसर्चर्स फ्रॉम यूएस हैव फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रोन ह्यूमन सेल्स इन मंकी एम्ब्रियोज. अब रिसर्चर्स जो हैं आपकी यूएस के, उन्होंने क्या किया, दिस इज एक्चुअली ना डूइंग समथिंग विद द एनिमल्स इज नॉट गुड. एनी हाउ अगर आप नेचर को चेंज कर रहे हो दैट इज नॉट गुड अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना. वी हार्म द नेचर, नेचर इज हार्मिंग अस राइट नाउ एंड वी आर बेसिकली नॉट इन अ कंडीशन टू कंट्रोल दैट. कोविड इज वन एग्जाम्पल, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमने किसके, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है. तो यहाँ पर पहली बार ह्यूमन के सेल को, मनुष्य के सेल को मंकी के एम्ब्रियो में ग्रो कराया जा रहा है. बाय इंटीग्रेटिंग ह्यूमन सेल्स इन द एम्ब्रियोज ऑफ मकैक मंकीज, रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड व्हाट इज कॉल्ड अ कैमेरिक टूल. अब आपके मकैक के एम्ब्रियो में ह्यूमन के सेल को इंट्रोड्यूस करके आपके रिसर्चर्स ने क्या बनाया जिसको कैमेरिक टूल बोला जा रहा है. कैमेरास क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो 2 अलग अलग स्पीशीज से मिलकर बने होते हैं. यहाँ पर ह्यूमन और मंकी की बात की जा रही है, तो दोनों को मिलाकर ये पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं. पर्पस क्या होता है, रिसर्चर्स बिलीव दैट दिस एबिलिटी टू ग्रो सेल्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज टुगेदर ऑफर साइंटिस्ट अ पावरफुल टूल टू रिसर्च इन मेडिसिन, करंट आउटस्टैंडिंग अबाउट अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट, डिजीज प्रोग्रेशन एंड एजिंग. अब इससे क्या होता है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर वो तकनीक ढूंढ लेते हैं तो उनके पास टूल आ जाएगा ताकि वो रिसर्च, मेडिसिन, कुछ भी नई ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हो उस पार्ट में डिजीज को रीड करने में उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा. ये पर्टिकुलर आपके साइंटिस्ट का कहना है. नाउ फर्दर रिसर्च ऑफ दिस काइंड कुड आल्सो हेल्प इन ड्रग इवैल्यूएशन एंड एड्रेस द क्रिटिकल नीड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. इसमें ड्रग इवैल्यूएशन भी आप कर सकते हैं बहुत इजीली एंड क्रिटिकल ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी आपको हेल्प करेगा. नाउ एथिकल कंसर्न्स क्या है यहाँ पर. Generally, different species don't crossbreed. If they do, their offspring don't survive for long and are prone to infertility. सिंपल पार्ट में अगर आप देखेंगे जो 2 अलग अलग स्पीशीज होती है ना, तो वो जनरली क्रॉस ब्रीड नहीं करते, ठीक है. अलग स्पीशीज क्या होगा, ह्यूमन एंड मंकीज आर डिफरेंट स्पीशीज,
क्रॉस ब्रीड नहीं होता है, बट अगर ऐसा होता है तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं. बट सम रेयर हाइब्रिड एनिमल्स एग्जिस्ट नेचुरली एंड वर प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ अनइंटेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो कुछ रेयर एनिमल्स आपको दिख जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अलग अलग एनिमल्स डिफरेंट स्पीशीज के बीच में दिखते हैं. वाइल फर्दर रिसर्च इनटू chimeras might lead to progress which could mean that they could be used as a source of organs for human. These chimeras could still be a mix of human and non-human cells, though that makes many uncomfortable. अब हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करे, बट ये जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन को किसी और के साथ में आप बेसिकली मिक्स करा रहे हो, तो ये बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराएगा. रिसर्च कहती है फिलोसफिकल एंड एथिकल इश्यू ऑफ मोरल स्टेटस है हाउ शुड वी ट्रीट अदर लाइफ फॉर्म्स, है ना. अब यहाँ पर फिलोसफिकल एंड एथिकल कि हम दूसरे लाइफ फॉर्म्स के साथ कैसे कर सकते हैं. सोचिए अगर हम लोग मंकी की जगह पे होते हैं, मंकी हमारी जगह पे, हम लोग ह्यूमन की तरह ही होते हैं, हम लोग नॉर्मल पेड़ पे रह रहे होते इधर उधर, एंड मंकीज आते हैं हमारे साथ ले जाके, है ना, हमारे एम्ब्रियो के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड पार्ट. ये एथिकली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. एंड ये जो एक इंसान का, एक ह्यूमन का मोरल स्टेटस उसको डिफाइन करता है. Opponents argue that chimera research has the potential to worsen injustice against animals and also point out that fairness is using part human animals to meet human ends. अब यहाँ पर सिंपल बात है कि ये बहुत ही अगेंस्ट जा रहा है कि आप इनजस्टिस कर रहे हैं, उन एनिमल्स के साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं अगर आप उनका इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं. साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, जो भी आपका पार्ट है ह्यूमन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन नीड को बढ़ाने के लिए, अपनी बेसिकली नीड को पूरा करने के लिए आप किसी और एनिमल को साथ में ये काम कर रहे हैं. ठीक है, एक और केस ऐसा देखते हैं 2018 में. डॉक्टर ही जिनकाओ की बात करते हैं. ही मेड हेडलाइंस व्हेन ही क्लेम टू हैव प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज यूजिंग द जीन एडिटिंग टेक्निक. जियानको क्लेम दैट ही हैड altered the genes of a human embryo that eventually resulted in the birth of twin girls with specific desired attributes. Now डॉक्टर ही जियानको की बात करते हैं 2018 में. इन्होंने एक एम्ब्रियो के साथ में छेड़छाड़ करी, जीन एडिट किया एंड उसके बाद 2 ट्विंस पैदा हुई थी. उस पर इन्होंने कहा है कि उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो वही एट्रीब्यूट्स है जो मैं डालना चाहता था. सपोजली द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन ऑफस्प्रिंग सो प्रोड्यूस, है ना, और ये पहला ऐसा इंस्टेंस है जहाँ पर ह्यूमन ऑफस्प्रिंग को इस तरीके से जेनेटिक वेरिएशन के साथ में प्रोड्यूस किया गया था. तो दिस इज रिगार्डिंग दिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नोट करके रख लीजिएगा कहीं पर. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एथिक का पेपर होता है, उसमें आप अगर आप चाहते हो तो उसको मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, होमवर्क आपको पता लग गया है क्या है एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट, सारी चीज़ें देख लीजिएगा. ठीक है, ट्राई टू कंप्लीट द होमवर्क बिकॉज जितना आप करेंगे आपको हेल्प मिलेगा. एंड अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए. अगेन आई वुड से यूपीएससी बहुत कुछ नहीं है ना, बहुत ईजी सा पेपर है. 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जोग्राफी. बाकी सब कुछ अगर आप चाहें तो करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं. ठीक है, मार्क माय वर्ड्स. सो लेट्स कंपाइल द क्लास. मीट यू लेटर. थैंक यू.